नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। हम लूसेंट बुक का कंप्लीट रिवीजन शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम इतिहास हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। भारत, जिसे भारतवर्ष के नाम से भी जाना जाता है, एक विशाल उपमहाद्वीप है जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ है। महाकाव्यों और पुराणों में इसे भरतों का देश कहा गया है और यहाँ के निवासियों को भारती या भरत की संतान कहा गया है। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप, जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। ईरानियों ने इसे सिंधु नदी से जोड़ा, जिसे वे हिंदू कहते थे, और यही नाम पश्चिम में फैल गया, जिससे इस देश को इंदे यूनानियों द्वारा और हिंद अरबों द्वारा के नाम से जाना जाने लगा। मध्यकाल में इसे हिंदुस्तान कहा गया, जो फारसी शब्द हिंदू से बना है। अंग्रेजों ने यूनानी शब्द इंदे के आधार पर इसे इंडिया कहा। भौगोलिक और भाषाई विभाजन। विंध्य पर्वत श्रृंखला भारत को दो मुख्य भागों में बांटती है, उत्तर और दक्षिण। उत्तर में इंडो यूरोपीय भाषाओं का बोलबाला है, जबकि दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। नोट: भारत की जनसंख्या का निर्माण प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पैलियो मेडिटेरेनियन, कॉकेशॉइड, नीग्रोइड और मंगोलाइड जैसी प्रमुख नस्लों के मिश्रण से हुआ है। ऐतिहासिक कालखंड। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए तीन मुख्य भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। नोट: इतिहास को तीन भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टॉफ सेलिबर्स, क्रिस्टॉफ सेलारियस 1638 1707 ई को दिया जाता है। प्राचीन भारत, स्रोत और महत्वपूर्ण जानकारी। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मुख्यतः चार स्रोतों से मिलती है: 1. धर्म ग्रंथ, 2. ऐतिहासिक ग्रंथ, 3. विदेशियों का विवरण, 4. पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथों से मिलने वाली जानकारी। भारत का सबसे प्राचीन धर्मग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास माने जाते हैं। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देते हैं और भारतीय परंपरा में इन्हें नित्य तथा अपौरुषेय माना जाता है। वेद चार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, वाल्खिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित और 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। यह वेद आर्यों की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास और ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी प्रदान करता है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। चातुष्वर्ण्य समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए। नोट: धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करते हैं। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्या शब्द का संबंध गाय से है। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। नोट: प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए, मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं, मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्गात्र कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त हैं, जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। नोट: यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद्य हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। औषधों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। ईसा पूर्व एवं ईसवी वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित है। ईसा पूर्व BC- बिफोर क्राइस्ट ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को ईसा पूर्व कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है, जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 BC में एवं मृत्यु 483 BC में हुई थी।
यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म और 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई थी। ईसवी सन AD अन्नो डोमिनी ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ई लिखा जाता है। AD का शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा है, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों और अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पृथ्वी सूक्त को अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पहलुओं जैसे गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों की खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह और प्रणय गीत, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत सी वनस्पतियों और औषधियों, आप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि का महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है और कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों कहा गया है। वेदों की शाखाएं। वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। शाकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। माध्यन्दिन और काण्व शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजसनेय संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काठक, कनिष्ठल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय हैं। कौथुम, राणायणीय एवं जैमिनीय या तलेकार सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं शीनक और पैपलाद हैं। नोट: सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। वेदे ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद, ऐतरेय व कौशिकी, यजुर्वेद, तैत्तिरीय व शतपथ, सामवेद, पंचवेश, अथर्ववेद, गोपथ। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐतरेय में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ में गांधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पांचाल, कोसल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्म की व्याख्या की गई है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जाबालोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। ये शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करती है। वेदांग एवं सूत्र। वेदों को भलीभांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। ये हैं शिक्षा, शुद्ध उच्चारण शास्त्र, कल्प, कर्मकांडीय विधि, निरुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र, व्याकरण, छंद व ज्योतिष। वैदिक साहित्य की अनुश्रुति बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। श्रौत, गृह तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञ, विधि विधान, कर्मकांड तथा राजनीति, विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात होती हैं। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बौधायन, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। पुराण, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण विष्णु पुराण में मौर्य वंश, मत्स्य पुराण में आंध्र, सातवाहन वंश और वायु पुराण में गुप्त वंश का मिलता है। नोट: पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियों तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में करते थे।
सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्निपुराण का काफी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त हैं। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित हैं। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अनुवादक श्याम शास्त्री। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी राजाओं की नदी है। इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं, जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। नोट: अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। यूनानी रोमन लेखक। 1. देसियस, यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। 2. हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस ईरान के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। 3. सिकंदर के साथ आने वाले लेखक निरियाकस, आनसिक्टस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। 4. मेगास्थनीज, ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। 5. डायमिकस, ये सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। 6. डायोनीसियस, यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के राज दरबार में आया था। 7. टॉलमी, इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। 8. प्लिनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। 9. पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। ये लेखक करीब 80 ई में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। बी. चीनी लेखक। 1. फाहियान, यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। ये 14 वर्षों तक भारत में रहा। 2. संयुगन, यह 518 ई में भारत आया। इसने अपनी 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। 3. हुएनसांग, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हुएनसांग 629 ई में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वो भारतीय राज्य कपिशा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ई में चीन लौट गया। वो बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत CU की नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। हुएनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। नोट: हुएनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। ये विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। 4. इत्सिंग, यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। अरबी लेखक। 1. अलबरूनी, ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अलबरूनी ख्वारिज़्म या खीव आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीके हिंद, भारत की खोज, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन,
भारतौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। 2. इब्न बतूता, इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। 1333 ई में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। अन्य लेखक, एक तारानाथ, ये एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर तथा तेग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। 2. मार्को पोलो, ये 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य, अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के वैसनगर, विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सोहगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभलेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होता है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्जहोम से गर्तावास गड्ढे घर का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थीं। वहां मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में काशार्पण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। महत्वपूर्ण अभिलेख। शासक अभिलेख, कलिंग राज खारवेल, हाथी गुम्फा अभिलेख, तिथि रहित अभिलेख, रुद्रदामन, जूनागढ़ गिरनार अभिलेख, गौतमी बलश्री, नासिक अभिलेख, समुद्रगुप्त, प्रयाग स्तंभ लेख, पुलकेशिन 2, ऐहोल अभिलेख, मालवा नरेश यशोवर्मन, मंदसौर अभिलेख, प्रतिहार नरेश भोज, ग्वालियर अभिलेख, स्कंदगुप्त, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, बंगाल शासक विजय सेन, देवपाड़ा अभिलेख। नोट: अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकमेडु, पुदुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। नोट: सबसे पहले भारत के संबंध सुवर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार, मलाया, स्वर्णद्वीप, कंबोडिया, कंबोज और जावा यवद्वीप से स्थापित हुए। मंदिर स्थापत्य शैलियाँ। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला द्राविड़ शैली कहलाती है। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः यह वेसर शैली कहलाती है। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन मंदिर के उदाहरण हैं कंदरिया महादेव मंदिर, खजुराहो, ब्रह्मेश्वर मंदिर, भुवनेश्वर, लक्ष्मण मंदिर, खजुराहो, लिंगराज मंदिर, भुवनेश्वर, दशावतार मंदिर, देवगढ़, छोटा उप्र, गोंडेश्वर मंदिर, महाराष्ट्र। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप इस वीडियो का अगला चैप्टर चाहते हैं तो नीचे कमेंट में नेक्स्ट चैप्टर लिखें।